अब साउंड जा रही है आप लोगों को, साउंड जा रही है आप लोगों को, चलिए बताइए, साउंड जा रही है आप लोगों को, साउंड जा रही है? क्लियर कीजिए, क्लियर कीजिए, साउंड जा रही है या नहीं बताइए। हम तो बोले जा रहे थे लेकिन पता चला कि साउंड ही नहीं आ रहा है ना। हम तो बोले ही जा रहे थे। चलिए जी, साउंड आ रही है बताइए। हम बोले जा रहे थे अपने धुन में, पता चला साउंड ही नहीं है, पता नहीं कौन साउंड ऑफ कर देता है। चलिए, साउंड क्लियर है दोस्तों, साउंड क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, साउंड क्लियर है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, अब फिर से मुझे बोलना पड़ रहा है, पता नहीं साउंड का माइक कैसे ऑफ हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता है। चलिए बताइए, ऑल इज क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। देखिए तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि पिछले क्लास में सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग, सभी को सबसे पहले गुड आफ्टरनून। तो पिछले क्लास में मैंने आपको मातृत्व हित लाभ अधिनियम के बारे में बताया था और उनसे संबंधित मैंने आपको एक प्रश्न भी दिया था कि मातृत्व हित लाभ संबंधित प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करें। और उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वह है मातृत्व हित लाभ अधिनियम समस्याएं एवं समाधान। यानी आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे कि जो सरकार द्वारा मातृत्व हित लाभ अधिनियम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लागू किया गया, जो पारित किया गया, उस एक्ट में कौन कौन सी कमियां हैं, वर्तमान में कौन कौन सी समस्याएं हैं और उस समस्याओं का समाधान हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इन सारी बातों को आज हम देखेंगे दोस्तों और इन पे गहन चर्चा भी करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको नवीनतम डाटा WHO और श्रम मंत्रालय का जो रिपोर्ट है उनको भी मैं आज इंक्लूड करूंगा और आपको सामने प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों आज के टॉपिक का जो प्रश्न है, चलिए क्लियर है आवाज दोस्त? बहुत बढ़िया, सभी को आवाज क्लियर है? आप जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ हम लोग आज देखेंगे, क्या देखेंगे कि इस टॉपिक से कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक से प्रश्न बहुत ही 66वीं के लिए महत्वपूर्ण है, 67वीं के लिए और CDPO के लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये याद रखिएगा, प्रत्येक साल यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं गैप करके, अल्टरनेट करके। अब यहां से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे इस पे जरा चर्चा कीजिए कि यहां से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो यहां से प्रश्न आपसे पूछ सकता है, पहला सबसे पहले टाइप का प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961 के प्रमुख प्रावधानों का आलोचनात्मक वर्णन करे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आलोचनात्मक वर्णन करे। तो जैसे ही यहां पे आलोचनात्मक शब्द आएगा इसका अर्थ यह है कि आपको जो प्रसूति हित लाभ अधिनियम का मैंने प्रावधान बताया था इसके पहले वाले क्लास में, जो लोग भी नहीं देखे हैं आप जाकर के देख लीजिए। साक्षी पटेल गुड आफ्टरनून, आप लोग जाकर के देख लीजिए। तो जैसे ही आलोचनात्मक की बात की जाएगी इसका मतलब है दोस्तों कि जो हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है उसके प्रावधान को लिखेंगे, प्रोविजन को लिखेंगे और उसके साथ साथ हम उसकी आलोचना भी करेंगे। अब आलोचना कैसे करेंगे? जब तक हमें उस एक्ट के बारे में, जो उस एक्ट की कमियां हैं, उस कमियों को नहीं पकड़ेंगे तो हम आलोचना कैसे करेंगे? आलोचना करने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है कि हमें उसकी कमियों को पकड़ना होगा। जैसे यदि मैं आपकी आलोचना करना चाहूं तो मैं आपकी आलोचना तभी कर पाऊंगा जब आपकी कमियों को मैं जानता हूं। जब तक मैं आपकी कमियों को नहीं जान पाऊंगा तो आलोचना करना क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। तो यानी आलोचनात्मक वर्णन करने की जब बात किया जाए तो हम इसके संदर्भ में देखेंगे कि यह एक्ट जो सरकार के द्वारा पारित की गई है जिसे प्रसूति हित लाभ अधिनियम कहा गया है, इस एक्ट में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या समस्या है और फिर उस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं, सरकार को कौन सी रास्ता अपनाना चाहिए, सरकार को कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए ताकि इस एक्ट में जो वर्तमान में समस्या है, जो कमियां हैं उसे दूर किया जा सके। तो क्लियर है दोस्तों सभी को क्लियर है? बातें समझ में आ रही है या नहीं? आप लोग बोलिए, बातें समझ में आ रही है? चलिए
चलिए समझ में आ रही है दोस्तों, तो लिंक को शेयर कर दीजिए। तो इस तरीके से हम देखेंगे दोस्तों, या तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि जो आज मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है उसके संदर्भ हम कमियों को देखेंगे, फिर उसकी समस्याओं को देखेंगे और उस समस्याओं का समाधान कैसे करना चाहिए उसमें हम कई सारे संगठनों का सुझाव भी देंगे और साथ साथ अपना सुझाव भी देंगे कि सरकार को इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है। चलिए बहुत क्लियर है, चलिए ऑल क्लियर है पटेल साहब जी। चलिए तो देखिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक जरूर कर दे। चलिए आप लोग इसे लाइक कर दे दोस्तों। देखिए तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले इसकी कमियों को देखेंगे। याद रखिएगा कमियां कौन कौन सी है, मतलब किसकी कमियां देखेंगे, तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की कमियों को देखेंगे कि यह जो कानून का प्रावधान किया गया है सरकार के द्वारा, इसमें कौन कौन सी कमियां वर्तमान में है, कौन कौन सी इसमें समस्याएं हैं, उनका जिक्र आज हम करेंगे। चलिए ऑल इज क्लियर है, बहुत बढ़िया। देखिए तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि चाहे संगठित क्षेत्र की महिलाएं हो, याद रखिएगा चाहे संगठित क्षेत्र में संलग्न महिलाएं हो या नियोजित महिलाएं हो या असंगठित क्षेत्र में नियोजित महिलाएं हो, आप लोग कॉपी कलम रखिएगा दोस्तों, लिखते चले जाइएगा। तो याद रखिएगा चाहे संगठित क्षेत्र में नियोजित महिलाएं हो या असंगठित क्षेत्र में नियोजित महिलाएं हो, सभी कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ प्रदान करने की हमेशा से जो हमारे श्रम सुधारक है उनके लिए ये क्या रहा है, अहम विषय रहा है। याद रखिएगा मैं इसे लिख देता हूं, आप लोग इसे भूमिका में डाल सकते हैं, मैं इसे लिखने का कोशिश कर देता हूं, आप लोग भी लिखिएगा। चलिए देखिए क्या लिखना है दोस्तों, तो देखिए कमियां, चाहे आप लोग भी लिखते जाइएगा दोस्तों, चाहे संगठित क्षेत्र में संलग्न महिलाएं हो या असंगठित क्षेत्र में संलग्न महिलाएं हो, सभी संलग्न महिलाएं हो, सभी कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ प्राप्त करना हमेशा से ही हमारे श्रम सुधारकों का अहम विषय यानी कि मुख्य विषय रहा है। याद रखिएगा दोस्तों, चाहे संगठित क्षेत्र में संलग्न महिलाएं हो या असंगठित क्षेत्र में महिलाएं हो, ये सभी कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व सुरक्षा प्रदान करना हमेशा से ही श्रम सुधारकों का प्रमुख विषय रहा है। और हम सभी जानते हैं कि विश्व के कई देशों में इसके संबंध में कानूनी प्रावधान किए गए हैं और भारत में भी इसके संबंध में कानूनी प्रावधान कर लिए गए हैं। हालांकि हाल ही के कुछ समय में यदि 2017 की बात किया जाए तो हालांकि हाल ही के समय में इस कानून में कुछ संशोधन भी किए गए हैं। इस कानून में क्या किए गए हैं, नवीनतम संशोधन किए गए हैं। अब नवीनतम संशोधन क्या किए गए हैं तो आप लोग पहले इसे नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय माता दी, गुड आफ्टरनून। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए आप लोगों को लिखना है, चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, तो इसके आगे क्या लिखेंगे दोस्तों? अब इसके आगे लिखना है कि इसके आगे लिखना है विश्व के लगभग कई देशों के द्वारा इस कानून के संबंध में कानूनी प्रावधान किए गए हैं। कानूनी प्रावधान किए गए हैं। याद रखिएगा, विश्व के लगभग कई देशों के द्वारा इस कानून के संबंध में क्या किए गए हैं? कानूनी प्रावधान किए गए हैं। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, हालांकि भारत के द्वारा, याद रखिएगा, हालांकि भारत के द्वारा इस कानून के संदर्भ में पहले से ही प्रावधान किए जा चुके हैं। पहले से ही प्रावधान किए जा चुके हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि भारत के संदर्भ में इस कानून का प्रावधान पहले से ही किए जा चुके हैं। 1934 में सबसे पहले कहां किया गया था? मुंबई में किया गया था। लिख लीजिएगा, 1934 में कहां किया गया था दोस्तों? मुंबई में किया गया था। 1938 में कहां किया गया था दोस्तों? याद रखिएगा, मद्रास में किया गया था। और 1947 में कहां किया गया था? बिहार में किया गया था। इन सभी जगहों पे, इन सभी राज्यों में पहले से ही इस कानून का प्रावधान किया जा चुका था। और अंततः भारत सरकार द्वारा, तत्कालीन भारत सरकार द्वारा 12 दिसंबर 1961 को यह कानून जो है क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया, जिसे कि मातृत्व हित लाभ अधिनियम कहा जाता है। और यह जो कानून पारित किया गया दोस्तों, वह हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 42 के तहत किया गया है। किसके तहत किया गया है? आर्टिकल 42 के तहत किया गया है। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रही है आप सबों को? जल्दी से बताइए समझ में आ रही है या नहीं। चलिए, तो किसके तहत किया गया है? यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के तहत किया गया है। तो क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग जल्दी से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या लिखेंगे? हालांकि हाल ही में इस कानून के संदर्भ में क्या किए गए हैं? कुछ संशोधन किए गए हैं। क्या किए गए हैं? कुछ संशोधन किए गए हैं। मतलब जो हमारा एक्ट है, जो हमारा कानून है, मातृत्व अधिनियम 1961, उसमें हाल ही में वर्ष 2017 में क्या किया गया है? संशोधन किया गया है, जिसमें मातृत्व, याद रखिएगा, मातृत्व अवकाश जो था दोस्तों, उसे क्या किया गया है? 12 सप्ताह से बढ़ाकर क्या कर दिया गया है? 26 सप्ताह कर दिया गया है। याद रखिएगा, 26 सप्ताह कर दिया गया है, जिसमें मातृत्व अवकाश को क्या किया गया है? 12 सप्ताह से बढ़ा करके
26 सप्ताह कर दिया गया है। और इसके साथ साथ बालकों के लिए क्रेंच, याद रखिएगा क्रेंच जिसे कि कहा जाता है शिशु गृह कहा जाता है। क्रेंच जिसे क्या कहा जाता है? शिशु गृह कहा जाता है। इसके साथ साथ बालकों के लिए क्रेंच की व्यवस्था करने की बात भी कही गई है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ बालकों के लिए क्रेंच यानी कि शिशु गृह की व्यवस्था करने की भी बात कही गई है इस एक्ट के संशोधन के द्वारा। यानी कि जिस संस्थान में 50 या 50 से अधिक महिलाएं काम करती हो, मैंने प्रावधान वाले में बताया था, याद कीजिएगा, कि जिस संस्थान में 50 या 50 से अधिक महिलाएं काम करती हो, उस संस्थान में नियोजक द्वारा क्या किया जाएगा? बालकों को स्तनपान कराने के लिए, दुग्ध पान कराने के लिए क्रेंच की व्यवस्था करवाना होगा, जिसे कि शिशु गृह कहा जाएगा, जिसमें महिलाओं को 4 अंतराल दिया जाएगा और इन 4 अंतरालों में महिलाएं क्रेंच जाकर शिशु गृह में जाकर के बच्चे को स्तनपान करा सकेगी। और यह जो लाभ होगा वह बच्चों को 15 महीने तक दिया जाएगा। चलिए, तो यहां तक क्लियर है दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए, 1929 मुंबई, 1934 मद्रास। अच्छा ठीक, ओह सॉरी, 1929, 1 मिनट रुकिए, कुछ मिस्टेक हुआ है। चलिए, ये देखिए, हाँ ये थोड़ा यहां पे मिस्टेक हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा। ये जो है दोस्तों 1929 जो था दोस्तों वह बंबई था। 1934 जो था वह क्या था? मद्रास था, याद रखिएगा। 1929 मुंबई था, 1934 क्या था? मद्रास था। और 1938 जो था दोस्तों वह यूपी था। और 1947 जो था वह क्या था? बिहार था। 1947 जो था वह क्या था? बिहार था। क्लियर है? चलिए, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए, क्लियर है। चलिए, तो हम लोग कहाँ थे दोस्तों? ये देखिएगा, तो क्रेंच की व्यवस्था कही गई है, याद रखिएगा, क्रेंच की व्यवस्था कही गई है। अब देखते हैं, लेकिन ये सभी उपयुक्त संशोधनों के बावजूद यदि वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में भी इस प्रावधान में कई सारे कमियां हैं, याद रखिएगा। वर्तमान में भी इस प्रावधान में क्या है? कई सारे कमियां देखने को मिलते हैं। अब ये कमियां कौन कौन सी है? तो ये कमियों को हम देखेंगे, कौन कौन सी कमियां हैं। तो लिखिएगा कमियां कौन कौन सी है। तो कमियां की यदि बात किया जाए दोस्तों, तो सबसे पहले में हम क्या लिखेंगे? याद रखिएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि यह जो प्रावधान है, याद रखिएगा, यह जो प्रावधान है केवल संगठित क्षेत्रों पर लागू होता है, केवल संगठित क्षेत्रों पर लागू होता है। यह जो प्रावधान है दोस्तों वह केवल संगठित क्षेत्रों पर लागू होता है। यानी कि हम जानते हैं कि यदि भारत में बात किया जाए तो 90% जो महिलाएं हैं, भारत के एक रिपोर्ट के अनुसार, याद रखिएगा, भारत के एक रिपोर्ट के अनुसार 90% जो महिलाएं हैं वे क्या है? गैर संगठित क्षेत्र में कार्य करती है। वे गैर संगठित क्षेत्र में कार्य करती है। 90% जो महिलाएं हैं वे किस में कार्य करती है? गैर संगठित क्षेत्र में कार्य करती है। तो ऐसे कंडीशन में जो गैर संगठित क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाएं हैं वह इस हित लाभ से क्या हो जाती है? वंचित हो जाती है। मतलब उसे यह हित लाभ प्राप्त नहीं होता है, याद रखिएगा, उसे यह हित लाभ जो है प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि यह जो प्रावधान है वह क्या है?
केवल संगठित क्षेत्रों पर ही लागू होता है, जिससे असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाएं इस लाभ का हकदार नहीं बन पाती है। तो क्लियर है दोस्तों? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए क्लियर है दोस्तों। चलिए जी, पिछले क्लास में यही बताए थे, उसमें आप सुधार कर लीजिएगा, मैंने सुधार कर दिया है। चलिए जी बहुत बढ़िया, चलिए क्लियर है? चलिए तो क्लियर है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यह जो प्रावधान है वह केवल संगठित क्षेत्र में लागू था। सभी लोग सुधार कर लेंगे। याद रखिएगा 1929 में मुंबई में हुआ था। याद रखिएगा 1934 में फिर कहां हुआ था? मद्रास में। उसके बाद 1938 में, चलिए बहुत बढ़िया, पिछले 1938 में उत्तर प्रदेश में, 47 में बिहार में और 12 दिसंबर 1961 को जो है केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया था। तो देखिए अब कमियां, हमने पहला कमी क्या देख लिया दोस्तों? पहला कमी क्या देख लिया कि यह केवल संगठित क्षेत्रों पर ही लागू होता है। दूसरा कमी हम क्या देखेंगे? दूसरा इस प्रावधान की कमियां क्या है? याद रखिएगा दूसरा कमी क्या है, देखिएगा दूसरा कमी क्या है दोस्तों? दूसरा कमी क्या है कि इस प्रावधान के तहत नियोजकों पर अत्यधिक आर्थिक बोझ डाला गया है। मतलब दूसरा क्या है कि नियोजकों पर अत्यधिक आर्थिक बोझ, नियोजकों पर अत्यधिक आर्थिक बोझ डालने का प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा प्रावधान किया गया है। मतलब ये प्रावधान को पढ़ने से क्या लगता है कि नियोजकों पर अत्यधिक फाइनेंशियल प्रेशर डाला गया है। जैसे यदि हम बात करते हैं कि कौन कौन से नियोजक पर आर्थिक प्रेशर डाला गया है, तो याद रखिए सबसे पहले क्या किया गया है कि जो पहले 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश था, पहला क्या लिखेंगे दोस्तों कि 12 सप्ताह मातृत्व अवकाश के जगह पर कितना सप्ताह कर दिया गया है दोस्तों? 26 सप्ताह कर दिया गया है। मतलब इसके पहले जो 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाता था, अब कितना दिया जाता है? 26 सप्ताह दिया जाता है। यदि इसके संदर्भ में हम WHO, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके संदर्भ में यदि हम WHO या अन्य कई संगठनों की रिपोर्ट को माने, तो वहां के वैज्ञानिकों का कहना है कि 24 सप्ताह ही लाभ दिया जाना उपयुक्त है। 24 सप्ताह माना गया है। यानी कि WHO और अन्य संगठनों की यदि बात माने तो उन्होंने मातृत्व अवकाश को 24 सप्ताह देने की बात कही है, लेकिन भारत सरकार द्वारा इसे कितना किया गया है? 26 सप्ताह किया गया है, जो कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि नियोजकों पर अत्यधिक दबाव डालने का प्रयास किया गया है। अब दोस्तों याद आप लोग सोचिए कि यदि कोई कंपनी का नियोजक है और उस कंपनी में यदि 50 महिलाएं कार्यरत हैं, जिसमें 10 महिलाएं जो है प्रसूति की अवस्था में है, गर्भावस्था में है, तो वो 10 महिलाओं को 26 सप्ताह का वह घर में बैठा करके वेतन देगा, तो क्या नियोजक के दृष्टिकोण से उसे आर्थिक क्षति होगी कि नहीं? उसे फाइनेंशियल क्राइसिस होगा कि नहीं? तो कहीं न कहीं यह जो प्रावधान है 26 सप्ताह का, यह मातृत्व के दृष्टिकोण से तो सही है, महिलाओं के दृष्टिकोण से सही है, लेकिन नियोजकों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और उसका परिणाम क्या होता है दोस्तों? तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम क्या होगा? तो तीसरे नंबर में लिखेंगे, इसका परिणाम क्या हो जाएगा? तो महिला और इसका परिणाम क्या हो जाएगा? महिला और पुरुष, याद रखिएगा महिला और पुरुष कर्मचारियों के बीच क्या होगी? असमानता बढ़ेगी। याद रखिएगा महिला और पुरुष कर्मचारियों के बीच क्या होगी? असमानता बढ़ेगी। यानी कि कोई भी नियोजक महिला कर्मचारी को
अपने संस्थान में काम करने से क्या करेगा, कतराएगा, हिचकिचाएगा। वे पुरुषों को काम करने में अधिक वरीयता देगा, महिलाओं को काम कराने के लिए कम वरीयता देगा, क्योंकि महिलाओं के लिए उसे 26 सप्ताह का वेतन देना पड़ेगा घर में बैठा करके। तो इस कंडीशन में कोई भी नियोजक महिला कर्मचारियों को काम देने से पहले यह देखेगा कि वह महिला कहीं प्रसूति तो नहीं है, और जैसे ही वह प्रसूति होगी तो नियोजक के द्वारा उसे काम से किसी भी बहाना लेकर के बर्खास्त कर दिया जाएगा, ताकि वह उसे वेतन ना दिया जा सके। तो याद रखिएगा, इससे क्या होगा, महिला और पुरुष कर्मचारियों के बीच क्या होगी, असमानता बढ़ेगी। चलिए बहुत बढ़िया, लैंगिक भेदभाव भी बढ़ेगा। क्लियर है सभी को क्लियर है दोस्तों? चलिए बहुत बढ़िया, सभी को क्लियर है। चलिए, तो इससे क्या होगा, लैंगिक भेदभाव भी बढ़ेगा। तो ये तीसरा इस प्रावधान की क्या है, कमियां हैं। चौथा क्या प्रावधान है दोस्तों, चौथा क्या प्रावधान है, याद रखिएगा। चौथा प्रावधान को अब हम देखते हैं, चौथा क्या प्रावधान है, चौथा इस प्रावधान में क्या कमियां हैं। किस प्रावधान में कहा गया है कि वैसे संस्थान जहां 10 या 10 से अधिक महिलाएं काम करती है, उस संस्थान में यह अधिनियम लागू किया जा सकता है। अब सोचिए, कोई संस्थान है, छोटा मोटा संस्थान है, कोई छोटा मोटा प्रतिष्ठान है, और वहां मान लीजिए 10 महिलाएं काम कर रही है, उसमें से 2 महिलाएं प्रसूति अवस्था में है। तो क्या वे छोटा मोटा जो प्रतिष्ठान है वे 2 महिलाओं को उचित समय पर उचित पैसा दे सकेगा? नहीं दे सकेगा। ऐसे में नियोजक जो है क्या करेगा, उस महिलाओं को काम से निकालने की कोशिश करेगा। तो यह भी एक प्रावधान जो है, इसकी कमियां हैं। अगला क्या प्रावधान है दोस्तों, तो याद रखिएगा, अगला प्रावधान क्या कहा गया है कि अगला प्रावधान क्या है, तो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। चलिए, उसके बाद क्या है दोस्तों, किस प्रावधान में आप यदि देखिए तो बहुत ही कम दंड की व्यवस्था किया गया है। बहुत ही दंड का जो प्रावधान है वह बहुत ही कम किया गया है। मतलब इतना कम दंड का प्रावधान किया गया है, 1000 रुपये दंड का प्रावधान किया गया है, या 1 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। तो इतना कम दंड का प्रावधान किया गया है कि कोई भी नियोजक इस दंड को जमा करके आसानी से इस कानून से बच सकता है। तो दंड का प्रावधान भी क्या है दोस्तों, बहुत ही कम है। दंड का प्रावधान भी क्या है, बहुत ही कम है, याद रखिएगा। तो ये सारे जो हैं ये क्या है, इस अधिनियम की कमियां हैं। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग जल्दी से, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है, आप लोग जवाब दे, बातें समझ में आ रही है या नहीं? चलिए, समझ में आ रही है या नहीं बातें? स्क्रीनशॉट ले ले आप लोग, मैसेज कीजिए आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं? चलिए बताइए, आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं? चलिए, प्रियंका सिंह समझ में आ रही है? चलिए मैसेज कीजिए। यहां तक आपने कमियों को समझ लिया। तो यदि आप सोचिए कि यदि प्रश्न में आपसे आलोचना पूछा जाएगा कि मातृत्व हित लाभ अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का आलोचनात्मक वर्णन करें, आप प्रीवियस ईयर प्रश्न को उठा करके देखिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है दोस्तों। तो यदि आलोचना प्रावधानों का आलोचनात्मक पूछेगा वर्णन करने के लिए, तो आप पहले जो हमारा पहला क्लास में प्रावधान बताया गया था उस प्रावधान को लिखेंगे, और याद रहे कोड के साथ लिखना है। उसके बाद जब आप आलोचनात्मक वर्णन करेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे कि इस प्रावधान के संबंधित निम्नलिखित कमियां दिखाई देती है। यानी कि आलोचना जब करेंगे तो आपको उसकी कमियां को लिखना होगा, और ये सभी कमियों को आप वहां पे एक चार्ट के माध्यम से रख सकते हैं, या पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। तो क्लियर है दोस्तों? बहुत बढ़िया, पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, कमियां हैं। अब समस्याएं क्या क्या सी है, अब समस्या देखेंगे किस अधिनियम में कौन कौन सी समस्या है, कौन कौन सी समस्याएं महिलाओं को उत्पन्न होती है। चलिए देखते हैं।
अब देखते हैं, चलिए अब देखेंगे दोस्तों समस्याएं कि कौन कौन सी समस्याएं विद्यमान है इस अधिनियम में, कौन कौन सी समस्याएं विद्यमान है। चलिए तो सबसे पहले जो कमियां हैं दोस्तों वह समस्याएं भी है, तो यहां पे कमियों को भी समस्याएं में लिख सकते हैं। चलिए क्लियर है दोस्तों। तो समस्याएं क्या है, तो सबसे बड़ी समस्या जो है दोस्तों वह क्या है, सबसे बड़ी समस्या इसमें क्या है दोस्तों, तो वह है, याद रखिएगा कि लैंगिक भेदभाव बढ़ेगा। क्या होगा, लैंगिक भेदभाव बढ़ेगा। याद रखिएगा लैंगिक भेदभाव जो है वह क्या होगा, उसमें बढ़ोतरी होगा। याद रखिएगा लैंगिक भेदभाव बढ़ेगा क्योंकि नियोजक द्वारा सिर्फ पुरुषों को ही प्रधानता दी जाएगी, कामों में सिर्फ पुरुषों के ही वरीयता दी जाएगी, महिलाओं को काम करने के लिए क्या किया जाएगा, उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहली समस्या क्या होगी हमारे सामने कि लैंगिक भेदभाव बढ़ेगा, पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता का भेदभाव जन्म लेगा। चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरी समस्या क्या है, दूसरी समस्या यदि बात किया जाए, दूसरी समस्या क्या है, तो जो महिलाएं असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रही है वह इस लाभ का हकदार नहीं हो पाएगी। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा क्या लिखेंगे, असंगठित क्षेत्र में, जो मैंने कमियां में भी बताया था, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं इससे लाभान्वित नहीं हो पाएगी। याद रखिएगा इससे का लाभान्वित नहीं हो पाएगी। कौन सी महिलाएं, जो असंगठित क्षेत्र में हैं। और मैंने एक रिपोर्ट भी बताया है कि एक रिपोर्ट के अनुसार जो है दोस्तों, याद रखिएगा 90% महिलाएं जो है वह असंगठित क्षेत्र में कार्य करती है। याद रखिएगा, तो याद रखिएगा जो महिलाओं के प्रति है वे क्या है कि महिलाओं के प्रति जो है असंगठित क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया गया है। तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा दोस्तों याद रखते हैं कि यदि हम राष्ट्रीय, याद रखिएगा यदि राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट देखें, याद रखिएगा राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो, यदि राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट देखें दोस्तों, तो वर्ष 2018 से 20 के दौरान महिला अपराध में 7.3 की वृद्धि दर्ज की गई है। याद रखिएगा ये रिपोर्ट भी लिखना जरूरी है। मैंने बताया था कि आप लोग नवीनतम डाटा लिखे। चलिए अच्छे समझ में आ रही है, सिर्फ धारा को याद करना पड़ेगा जी। बहुत बढ़िया। आर्थिक दंड कमी मिलाओ को बेरोजगारी में करनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया संगत, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए तो राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो जो कि अपराध संबंधित डाटा प्रस्तुत करता है, तो उन्होंने एक डाटा प्रस्तुत किया है कि 2018 से 20 के बीच महिला के अपराध में, महिलाओं के द्वारा जो हिंसक अपराध किया गया है उसमें 7.3% की वृद्धि हुई है। ऐसे में कोई भी नियोजक महिलाओं को अपने प्रतिष्ठान में काम करने से क्या करेगा, हिचकिचाएगा। क्योंकि यदि कोई नियोजक महिलाओं को काम में नियोजित करता है तो उसे महिलाओं के लिए अतिरिक्त सुरक्षा का प्रावधान करना होगा। यदि कोई महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम करती है तो नियोजक को महिलाओं के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना होगा। ऑफिस से घर जाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा का प्रावधान करना होगा। और इसके बावजूद भी यदि महिलाएं के साथ कोई अचानक घटना घटित हो जाती है तो उसका दबाव किसके ऊपर आएगा, नियोजकों के ऊपर आएगा। उसका दबाव किसके ऊपर आएगा दोस्तों, नियोजकों के ऊपर आएगा। ऐसे में कोई भी नियोजक महिलाओं को अपने संस्थान में काम करने से क्या करेगा, हिचकिचाएगा और पुरुषों की वरीयता अधिक देगा। तो ये हमारा राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट है जिसे आप शामिल कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए क्लियर है दोस्तों? तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट आप इसमें शामिल कर सकते हैं।
कुछ अन्य भी रिपोर्ट है दोस्तों। अब अब इसके आगे क्या देखेंगे, याद रखिएगा, आगे क्या देखेंगे, चौथा हम क्या देखेंगे, याद रखिएगा, चौथा क्या देखेंगे, तो चौथा देखेंगे दोस्तों कि एक WHO के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है। याद रखिएगा, मैंने थंबनेल में भी लगाया था कि लेटेस्ट डाटा को देखेंगे। WHO और यूनिसेफ, याद रखिएगा, WHO और यूनिसेफ दोनों मिलकर के एक डाटा जारी करता है जिसका नाम है ग्लोबल, याद रखिएगा, ग्लोबल ब्रेस्ट फीडिंग, ग्लोबल ब्रेस्ट फीडिंग कलेक्टिव, जिसका नाम है ग्लोबल ब्रेस्ट फीडिंग कलेक्टिव, याद रखिएगा, जिसका नाम क्या है, ग्लोबल ब्रेस्ट फीडिंग कलेक्टिव। इस डाटा का नाम है, इस रिकॉर्ड का नाम है, रिपोर्ट का नाम है, जो किसके द्वारा जारी किया गया है, WHO यूनिसेफ के द्वारा। यह रिपोर्ट क्या कहता है, गौर से सुनिएगा, बहुत ही ये आश्चर्यजनक वाली रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट क्या कहता है दोस्तों कि भारत के द्वारा, याद रखिएगा, भारत के द्वारा प्रति शिशु, भारत के द्वारा प्रति शिशु मात्र, याद रखिएगा, भारत के द्वारा प्रति शिशु मात्र $0.15, याद रखिएगा, भारत के द्वारा प्रति शिशु मात्र $0.15। यदि रुपये में बात करें ये दोस्तों, तो यह 10 रुपये से भी कम है, 10 रुपये से भी कम है। तो भारत के प्रति शिशु, भारत के द्वारा, याद रखिएगा, भारत के द्वारा प्रति शिशु मात्र $0.15, यानी कि 10 रुपये से भी कम का खर्च किया जाता है। याद रखिएगा, खर्च किया जाता है। सोचिए कितनी ये हमारी भारत सरकार की लापरवाही की बात है कि जो समस्या क्या है कि भारत सरकार के द्वारा मात्र $0.15, जो कि 10 रुपये से भी कम है, उसका खर्च किया जाता है। और रिपोर्ट में WHO यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में, यानी कि ग्लोबल ब्रेस्ट फीडिंग कलेक्टिव रिपोर्ट में यह भी कहा है कि यदि भारत इस पे ध्यान नहीं देता है और भारत इसी लापरवाही से आगे बढ़ता है, तो आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर, याद रखिएगा, भारत की अर्थव्यवस्था पर 14 करोड़, याद रखिएगा, $14 करोड़ का नुकसान होगा। भारत की अर्थव्यवस्था पर कितने करोड़ डॉलर का नुकसान होगा? $14 करोड़ का नुकसान होगा। $14 करोड़ नुकसान होगा, जो कि कुल जीडीपी का, जो कि कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत होगा? 7.0% होगा। याद रखिएगा, ऐसा किसने कहा है? WHO ने अपना रिपोर्ट ग्लोबल ब्रेस्ट फीडिंग कलेक्टिव रिपोर्ट में कहा है कि यदि भारत इसकी ओर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि भारत की जो प्रति शिशु खर्च है वह $0.15 है, यानी 10 रुपये से भी कम है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो भारत के बालक शिशु मृत्यु दर है, बालक की जो शिशु मृत्यु दर है, उसमें क्या होगा? बढ़ोतरी होगा, यानी कि बालक कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। बालकों को सही ढंग से स्तनपान नहीं कराया जाएगा तो बालक में क्या होगा? कुपोषण का शिकार होगा। यदि महिलाओं में प्रसूति की अवस्था से बालकों पर विशेष ध्यान नहीं जाएगा तो महिलाओं में कैंसर की सुविधा, कैंसर के कारण हो सकता है, हेपेटाइटिस बी हो सकता है, अन्य कई बीमारियां हो सकता है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा और यह लगभग $14 करोड़ का पड़ेगा, जो कि कुल जीडीपी का 7.0% है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, बहुत बढ़िया, क्लियर है। डाटा समझ में आ रही है आप लोगों को या नहीं? कैसा लग रहा? डाटा समझ में आ रहा है? जवाब दीजिए आप लोग, चलिए जवाब दीजिए। चलिए, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया कि WHO यूनिसेफ और रिपोर्ट में क्या कहा है। तो WHO ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि भारत को इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। याद रखिएगा। चलिए
भारत को इस पर जो है अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। तो याद रखिएगा। चलिए क्लियर है? जब आप लोग कमेंट करते रहिए समझ में आ रही है या नहीं। चलिए बोलिए। चलिए तो क्लियर है दोस्तों। तो ये हमने क्या देखा, समस्या को देखा कि कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है। नेट चल रही है या नहीं? आप लोगों का आवाज जा रही है? नेट टूट चल रहा है सबसे, क्योंकि बारिश हो रही है, मौसम खराब है, तो वैसे में नेट संबंधित समस्या हो सकती है। तो सब चीज ओके है या नहीं आप लोग इन्फॉर्म करते रहें। सारा चीज ओके है या नहीं इन्फॉर्म करते रहें, क्योंकि मैं पढ़ाने की धुन में रहता हूं, आप लोगों का कमेंट देख नहीं पाता हूं। तो नेट वगैरह सही है, क्योंकि मेरा चक्री घूम रहा है, तो हमारा नेट नहीं चल रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग से चला। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो ये रिपोर्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब इसका समाधान कैसे किया जाए, सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए, तो अब इसके समाधान की चर्चा करेंगे दोस्तों। कि अब समाधान, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ये रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बताइए, ले लीजिए। चलिए चलिए क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। चलिए चलते हैं अब अगले। देखिए अब क्या देखेंगे दोस्तों, अब इसके समाधान को देखेंगे। किस प्रॉब्लम का, इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। तो देखिए इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या क्या करना चाहिए सरकार को। तो सबसे पहले याद रखिएगा, सरकार देखिए कितना मतरसून है, कितना मतलब ये कौन सी गुमान में खोई हुई सरकार है कि इसे रिपोर्ट पर भी ध्यान नहीं जा रहा है। याद रखेंगे दोस्तों, एक रिपोर्ट 2007 में, बहुत ही खतरनाक बात मैं बताने जा रहा हूं। 2007 में श्रम के लिए, यानी कि श्रम से संबंधित, याद रखिएगा 2007 में श्रम से संबंधित, यानी कि इसी श्रम से संबंधित, लेबर से संबंधित, महिलाओं के श्रम से संबंधित एक समिति बनाई गई थी, जिसको अस्थाई समिति कहा गया। याद रखिएगा 2007 में एक अस्थाई समिति का गठन किया गया था। किसके लिए? स्पेशल श्रम के लिए गठित किया गया था 2007 में एक अस्थाई समिति का। चलिए यस सर, यहां भी बारिश हो रही है, बारिश यहां भी हो रही है। अस्थाई समिति का गठन किया गया था और अस्थाई समिति ने अपने रिपोर्ट में क्या कहा पता है? अस्थाई समिति ने अपने रिपोर्ट में क्या कहा कि अस्थाई समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा कि जो नियोजकों के द्वारा, है ना, कि सरकार को नियोजकों के द्वारा जो मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है उसके लिए एक कोष निधि की व्यवस्था किया जाना चाहिए। यानी कि क्या कहा था, मैं लिख देता हूं, इस रिपोर्ट में कहा गया, इस रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार के द्वारा नियोजकों के द्वारा दिए गए मातृत्व लाभ के लिए एक वित्तीय कोष की गठन करनी चाहिए। याद रखिएगा इस रिपोर्ट ने क्या कहा कि वैसे सरकार को, वैसे नियोजक जो महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान करता है, वैसे नियोजकों के लिए क्या करना चाहिए? एक कोष का गठन करना चाहिए, एक फाइनेंशियल कोष का गठन करना चाहिए और इसी कोष से मातृत्वों को जो है लाभ दिया जाना चाहिए, ताकि नियोजकों पर जो है अत्यधिक दबाव ना आ सके। मतलब जितने भी प्रतिष्ठान है उसमें क्या किया जाए, एक कोष की व्यवस्था किया जाए, जिसमें महिलाओं के प्रसूति, जो भी महिलाएं हैं प्रसूति के लिए, उसमें से कुछ पैसे काट करके उनकी
उनकी कोष में जमा कर दिया जाए और जब महिलाएं प्रसूति की अवस्था में आएगी तो उसे उसी कोष से पैसे निकाल करके दे दिया जाए। ये क्या कहा था, कौन कहा था, अस्थाई समिति कहा था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 2007 में ही समिति ने इस बात को कहा था और वर्तमान में 2021 तक भी इसकी बात को अभी तक माना नहीं गया है। यही है हमारी सरकार। 2021 यानी कि इन 14 सालों में भी अभी तक इस बात पर अमल नहीं किया जा सका है। समझ जाइएगा। तो समझिए कि कहां क्यों न हमारा महिला और पुरुष के बीच असमानता बढ़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा अस्थाई समिति का रिपोर्ट, जिन्होंने यह सुझाव दिया था। सुझाव क्या दिया था कि नियोक्ताओं द्वारा जो मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है उसके लिए एक अलग कोष की व्यवस्था किया जाना चाहिए, जिससे नियोजकों पर दबाव क्या होगा, कमेगा। याद रखिएगा। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं किया गया है। चलिए दूसरा जो समाधान हम ले सकते हैं दोस्तों, दूसरा समाधान सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा समाधान याद रखिएगा, ILO के द्वारा बताया गया है। दूसरा समाधान ILO, जिसे कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं, उसके द्वारा बताया गया है। चलिए उसके द्वारा बताया गया है। चलिए क्लियर है दोस्तों, सभी को समझ में आ रही है। चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा प्रावधान जो है ILO के द्वारा बताया गया है। चलिए दूसरा प्रावधान ILO के द्वारा बताया गया है। अब ILO ने इस समस्या का समाधान सुधार करते हुए क्या बताया है कि ILO ने कहा है कि यदि मातृत्वों को सुरक्षा प्राप्त करवाना है, हितलाभ प्राप्त करवाना है, तो सबसे पहले क्या बनाना होगा, नियोजकों को उत्तरदायी बनाना होगा। नियोजकों को उत्तरदायी बनाना होगा। नियोजकों को इसके लिए क्या बनाना होगा, उत्तरदायी बनाना होगा। और दूसरी बात इन्होंने क्या कहा है दोस्तों, कि दूसरी बात इन्होंने क्या कहा है कि जो मातृत्व लाभ है, मातृत्व लाभ का प्रदान, याद रखिएगा, मातृत्व लाभ का भुगतान, याद रखिएगा, मातृत्व लाभ का जो भुगतान है वे किसके माध्यम से किया जाना चाहिए, सामाजिक फंड या सार्वजनिक बीमा के माध्यम से करवाना चाहिए। सामाजिक फंड या सार्वजनिक बीमा के माध्यम से करवाना चाहिए। याद रखिएगा, ये किसने कहा है, ILO ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सबसे पहले इस काम के लिए नियोजकों को उत्तरदायी बनाना चाहिए, और दूसरा कि मातृत्व हित लाभ का भुगतान किसके द्वारा करवाना चाहिए, तो एक सामाजिक फंड या फिर सार्वजनिक बीमा जैसे हम लोग देखते हैं LIC वगैरह जो होता है, वो क्या करता है कि आपके द्वारा कुछ पैसे जमा लेता है और उस पैसे को क्या करता है, वे आपको जो समय होता है उस समय में क्या करता है, इंटरेस्ट के साथ आपको वापस देता है। उसी प्रकार से ILO ने यह बात कहा है कि जो भी कार्यरत महिलाएं हैं उसके द्वारा नियोजकों को क्या करना चाहिए, एक पॉलिसी लाना चाहिए, एक बीमा लाना चाहिए, एक इंश्योरेंस लाना चाहिए, और जो कर्मचारी हैं महिला कर्मचारी उसके वेतन से कुछ पैसे काट करके उसके बीमा में जमा करवा देना चाहिए, ताकि महिलाएं जब प्रसूति की अवस्था में हो तो उसे उस पैसे का लाभ प्राप्त हो सके। ऐसे में क्या होगा कि नियोजकों पर भी अतिरिक्त वित्तीय दबाव नहीं पड़ेगा और नियोजक और महिला कर्मचारी दोनों खुश रहेंगे। तो यह भी बात कही गई है ILO के द्वारा, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक ILO की बात को भी नहीं माना है। चलिए क्लियर है दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अल्पसाना खातून, चलिए इसके लिए दोनों सरकार जिम्मेदार है जी। अल्पसाना खातून सर आपका ऑप्शनल कौन सब्जेक्ट है जी? KN बर्दवाज मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट LSW ही है, क्योंकि LSW पढ़ा रहा हूं तो LSW ही होगा। चलिए हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखिए तीसरा जो बात करेंगे दोस्तों,
तीसरा जो है वह हम क्या लिखेंगे इसका समाधान में, तो सरकार को मनरेगा के तरफ अधिक ध्यान देना चाहिए। याद रखिएगा, सरकार को क्या करना चाहिए, मनरेगा की तरफ अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अधिकांश गांव में या फिर अधिकांश असंगठित क्षेत्र में जो महिलाएं हैं वह मनरेगा के तहत कार्य करती है, लेकिन मनरेगा में जो है शिशुओं की देखभाल करने के लिए व्यवस्थाएं तो की गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई नामो निशान नहीं है। कुल पैसा जो होता है वह मनरेगा के अधिकारियों के द्वारा गबन कर लिया जाता है और जमीनी स्तर पर महिलाओं के लिए, शिशुओं के लिए कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो सरकार को ऐसे में आवश्यकता है कि वे मनरेगा पर अधिक ध्यान दे और इसे और सशक्त बनाने की कोशिश करे। क्लियर है दोस्तों? चलिए, क्लियर है। तो महिलाओं को क्या करना, सरकार को क्या करना चाहिए, मनरेगा को और भी सशक्त बनाना चाहिए। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए चौथा क्या करना चाहिए दोस्तों, चौथा उपाय क्या करना चाहिए सरकार को। तो याद रखिए, अब जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं वे सबसे सोचने वाली बात है और ये सबसे कारगर उपाय है। देखिए कौन सा उपाय मैं बताने जा रहा हूं आपको। चौथा जो उपाय है वह सबसे कारगर उपाय है, वह है दोस्तों अभिभावक हित लाभ। वह क्या है दोस्तों, अभिभावक हित लाभ। याद रखिएगा, अभिभावक अवकाश हित लाभ भी कह सकते हैं इसको, अभिभावक अवकाश हित लाभ, अभिभावक अवकाश हित लाभ। चौथा जो है दोस्तों वह क्या है, अभिभावक अवकाश हित लाभ है। चलिए, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए, हवा ये सिर पे भी मनु कुमार जी बिल्कुल हवा ये देखिए। अब चौथा जो सबसे कारगर उपाय क्या है कि सरकार को, जैसे सरकार ने मातृत्व हित लाभ अधिनियम लाया उसी प्रकार से सरकार को अभिभावक हित लाभ भी लाना चाहिए, अभिभावक अवकाश हित लाभ भी लाना चाहिए। मतलब इससे क्या होगा कि यदि कोई महिलाएं प्रसूति के दौरान कार्य भी करती है, प्रसूति के उपरांत कार्य करती है, तो अभिभावकों को भी इसके लिए छुट्टी देने का प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि जो बच्चे के पिता हैं, जो बच्चे का अभिभावक है, वे भी बच्चे का पालन पोषण करने का जिम्मेदारियां निभा सके। ऐसे में क्या होगा कि बच्चे के प्रति माता के साथ साथ अभिभावकों का भी जिम्मेदारी बढ़ेगा। ज्यादातर देखा जाता है कि बच्चे का पालन पोषण करने के प्रति जिम्मेदारी महिलाओं को भी होती है और महिलाओं को काम करने के साथ साथ बच्चों को भी देखभाल करनी पड़ती है। तो सरकार को ऐसे में चाहिए कि अभिभावक अवकाश हित लाभ लाना चाहिए, जिसमें कि अभिभावकों यानी कि जो बच्चे का पिता है उसे भी कुछ समय के लिए अवकाश देना चाहिए, ताकि वे बच्चे का पालन पोषण करने में अपना समय दे सके। और बालकों का क्या होगा, इससे समुचित विकास होगा, इससे बालकों का शारीरिक मानसिक विकास होगा और बच्चों में कुपोषण जैसी बीमारी की समस्या का समाधान होगा। और जब किसी भी देश में शिशुओं का विकास, बालकों का विकास उन्नत स्थिति में होगा तो उस देश की आर्थिक व्यवस्था भी उन्नत होगी। याद रखिएगा। चलिए, तो सबसे कारगर उपाय क्या है कि सरकार को अभिभावक अवकाश हित लाभ लाना चाहिए। हालांकि इस पे बात किया जा रहा है, इस पे कानून लाने की बात सरकार के द्वारा कही जा रही है, लेकिन अभी इसके प्रति कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। तो चौथा हम लिख सकते हैं अभिभावक अवकाश हित लाभ। तो जो लोग लाइव देख रहे हैं इनमें से कितने जो हैं अभिभावक हित लाभ मतलब बच्चे का लालन पोषण करने का जिम्मेदारी संभालना चाहते हैं? चलिए, क्या आप लोग बच्चे का लालन पोषण करने की जिम्मेदारी संभालना चाहते हैं? चलिए, बहुत बढ़िया, जवाब दीजिए। चलिए, आप लोग भी चाहते हैं अभिभावक हित लाभ या नहीं कि सिर्फ महिलाओं को ही पालन पोषण करने दीजिएगा? एक पिता का भी जिम्मेदारी होता है कि वो बच्चे का लालन पोषण करने की जिम्मेदारी ले। चलिए, बहुत बढ़िया।
तो चलिए, तो आप लोग भी इसका खूब समर्थन करें और अभिभावक हित लाभ अधिनियम को जल्दी जो है वे आप लोग इसे एक कानून के रूप में पास करवाएं। चलिए, बहुत बढ़िया, क्लियर है। कृष्णा कुमार जी, आप तो सपोर्ट करेंगे ही, आप तो जॉब वाले तो पूरे सपोर्ट में होंगे कि बच्चा खिलाने के कारण ये ही जो है 1 महीना का छुट्टी मिल जाए, पता चलेगा बच्चा की जगह कुछ और खिला रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। सरकार आपको बच्चे का लालन पोषण के लिए समय देगा, तो उसी पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए जी, पुरुषों और महिलाओं, अब देखिए ऐसा क्या होगा कि यदि ये कानून सरकार के द्वारा लाया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पुरुषों और महिलाओं के बीच स्थिति बेहतर रहेगी, यानी कि दोनों में असमानता भी खत्म होगा। महिलाओं के बीच भी यह जो दृष्टिकोण होता है वह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब पुरुष भी यदि बच्चे की देखभाल करेंगे तो महिलाएं स्वतंत्र होकर के काम पर जा सकेगी और अपना पूरा ध्यान काम पर लगा सकेगी। ऐसे में क्या होता है कि महिलाओं का पूरा ध्यान अपने घर के बच्चों पर ही होता है। लेकिन यदि यह नीति लाई जाएगी तो महिलाएं स्वतंत्र हो करके एकदम काम पे पूरा ध्यान लगाएगी। तो क्लियर है दोस्तों। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, जो ही छुट्टी मिल जाएगा सर। चलिए तो देखिए, उसके बाद 5वां क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 5वां क्या लिख सकते हैं कि सरकार को इसके लिए और भी अधिक सशक्त कानून बनाने की प्रयास करना चाहिए। सरकार को महिलाओं के लिए, प्रसूतियों के लिए और भी कई सारे योजनाएं पास करवानी चाहिए। सरकार के दृष्टिकोण में प्रसूति एवं महिलाओं के लिए या बालक के कल्याण के लिए क्या है, योजनाएं तो लाए जाते हैं, कई योजनाएं लाए जाते हैं, लेकिन वे योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्या होता है, क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। सरकार की लेत लतीफी, हमारे जो शासन तंत्र है उसके लेत लतीफी के कारण यदि महिला प्रेग्नेंट हुई जनवरी के महीने में तो उसे राशि मिलेगा अगले जनवरी के महीने में, जब बच्चा भी 2 महीने का हो जाएगा तब जाकर के उसे क्या मिलेगा, प्रोत्साहन राशि मिलेगा। तो वैसे में जो बालक गर्भावस्था में था उसका क्या समुचित विकास हो पाएगा। तो वैसे में सरकार को चाहिए कि उचित समय पर, सही समय पर योजनाओं को क्रियान्वित करवाना और उसका लाभ सीधे एकदम जमीनी स्तर पर महिलाओं को प्राप्त करवाना। तो क्या आप लोग सहमत हैं इस सभी के समाधान से? यदि आपके पास भी इसका समाधान का कोई उपाय है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए बताइए, आपके पास भी इसका कोई समाधान है तो आपका स्वागत है हमारे इस समाधान में। आपके समाधान में भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। आप इसके लिए और क्या बेहतर समाधान सोच सकते हैं, मुझे कमेंट करके बताएं। सभी लोग कमेंट करके बताएं कि आप इसके लिए और भी क्या बेहतर समाधान सोच सकते हैं। चलिए बताइए, और भी क्या बेहतर समाधान सोच सकते हैं, बताएं आप लोग। कृष्णा कुमार जी बताइए, आपके नजर में कौन सा और समाधान होना चाहिए? अभिमन्यु कुमार जी, KN भारद्वाज जी, वैभव सिन्हा जी, चलिए बताइए। प्रियंका सिंह जी बताइए, आपके लिए और क्या होना चाहिए। चलिए, वोमेन यूनियन हो जी, बहुत बढ़िया कृष्णा कुमार जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। एक वोमेन यूनियन का भी गठन किया जाना चाहिए, महिला संघ का भी गठन किया जाना चाहिए। बहुत बढ़िया कृष्णा कुमार जी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया आपने और मैं तारीफ करता हूं आपकी। अगला जो हमारा 6ठा होगा, क्या होना चाहिए कि सभी प्रतिष्ठानों में क्या होना चाहिए, जिस प्रकार पुरुषों के लिए संघ की बात की गई है उसी प्रकार से एक महिला संघ का भी गठन किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? महिला संघ का गठन किया जाना चाहिए। हालांकि कुछ जगहों पर महिला संघ की गठन किया गया है, महिला वोमेन यूनियन का भी गठन किया जाता है बहुत सारे संगठन में, लेकिन आवश्यकता है कि इस संगठन को और भी मजबूत किया जाए और हर एक महिलाओं को, जमीनी स्तर पर जो महिलाएं हैं जो गैर असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रही है, उस महिलाओं को भी इस संघ में लाया जाए, इस यूनियन में लाया जाए और उसकी आवाज को सुना जाए। तो बहुत बढ़िया, चलिए और बताइए।
वैभव सिन्हा वुमेन वेलफेयर, जी बिल्कुल वुमेन वेलफेयर करना चाहिए, सामाजिक कल्याण तो करना ही चाहिए और सामाजिक कल्याण के लिए सरकार द्वारा नीतियां भी लाई जाती है, लेकिन दुर्भाग्य बात यह है कि नीतियां लाई जाती है गर्भावस्था में और उसका परिणाम जो मिलता है वह अगले गर्भावस्था में मिलता है। अगला बच्चा जब जन्म लेता है उस समय पहले बच्चा का प्रावधान मिलता है। तो ये हमारी सरकार की दुर्भाग्यवश नीति है। चलिए बहुत बढ़िया, तो क्लियर है आप सभी को। और कोई समाधान देना चाहते हैं आप लोग? स्वागत है आपका। और कोई समाधान देना चाहते हैं बताइए, और क्या समाधान देना चाहेंगे आप लोग? जवाब दीजिए। चलिए बताइए। देखिए बहुत बढ़िया, देखिए अब इसमें हम 7वां यह समाधान लिख सकते हैं। 7वां समाधान क्या बता सकते हैं? 6ठा तो कृष्णा कुमार जी बता दिया। चलिए स्पेशल वर्किंग सिस्टम, जी स्पेशल वर्किंग सिस्टम भी लाना चाहिए, महिलाओं के लिए स्पेशल वर्किंग सिस्टम लाना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब 7वां समाधान क्या करना चाहिए? तो 7वां समाधान क्या करना चाहिए? तो हम सभी जानते हैं कि महिला एवं बाल कल्याण का जो मामला है दोस्तों, यह क्या है? एक सार्वजनिक मामला है। मतलब यह राज्य सरकार, केंद्र सरकार और आप और हमारे बीच सभी के लिए यह मामला है। तो याद रखिएगा कि महिला एवं बाल कल्याण जो मामला है वह एक सार्वजनिक मामला है। ऐसे में जो महिला अवकाश का भुगतान है वह सरकार के द्वारा ही किया जाना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए लाइट वर्क फॉर वुमेन, जी लाइट वर्क फॉर वुमेन वो तो प्रावधान में कहा गया है कृष्णा कुमार जी कि महिलाओं के लिए नियोजक ऐसा कोई काम नहीं करवाएगा जिससे उसके गर्भाधान या गर्भपात की नुकसान होगा। चलिए तो हमने क्या कहा कि महिला एवं बाल कल्याण क्या है? एक सार्वजनिक मामला है। मतलब इसका जो भुगतान है वे सरकार को अपने कोषीय नीति से करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नियोजक पर इसका अतिरिक्त दबाव ना पड़े। लेकिन हमने क्या बताया था कि 26 सप्ताह का जो अवकाश प्रदान होता है उसमें 13 सप्ताह का राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है और मात्र 7 सप्ताह का ही केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। ऐसे में केंद्र सरकार को इस पे और भी कठिन प्रयास करना चाहिए और भी आगे कदम बढ़ाना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए क्लियर है, बहुत बढ़िया। रोजगार में भी सरकार को महिलाओं पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो संगठित क्षेत्रों में आकर ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इसका लाभ ले पाएं। जी बिल्कुल, रोजगार के लिए महिलाओं को भी, जैसे हमारा कुटीर उद्योग है, ग्रामीण स्तर पर जो हमारा कुटीर उद्योग होता है, ग्रामीण स्तर पर जो महिलाएं कुटीर उद्योग में काम करती है, जो छोटे छोटे उसके वस्त्र उद्योग हो गया, सिलाई मशीन उद्योग हो गया, इस सब पर भी सरकार को काम करने की आवश्यकता है। और यदि सरकार इस सभी पे काम करती है तो निश्चित तौर पर महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों विकास होगा। और यदि महिलाओं का विकास सुनिश्चित हो पाएगा तो याद रखिए हमारा राष्ट्र का विकास भी सुनिश्चित हो पाएगा। चलिए क्लियर है। मेडिकल की ऑप्शन हो, जी मेडिकल की ऑप्शन है। मेडिकल की ऑप्शन प्रावधान में कही गई है कि मेडिकल बोनस का प्रावधान मैंने बताया था, वो सब बातें प्रावधान में कही गई है। चलिए तो देखिए, तो समाधान को अब हमने देख लिया। अब देखिए, अब अभी तक मैंने क्या बताया आपको कि ये प्रावधान में कौन कौन सी कमियां थी, मैंने कमियों को बताया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। कमियों के साथ साथ मैंने आपको क्या बताया कि कौन कौन सी समस्याएं हैं, समस्याओं को बताया। फिर उस समस्याओं का समाधान कैसे करना चाहिए उसके बारे में बताया। अब हम क्या करेंगे, एक निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि अब हम जो कमी बताए हैं उसको बैलेंस करते हुए, हम सरकार की पक्ष लेते हुए क्या करेंगे, थोड़ी सी निष्कर्ष लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उपयुक्त कमियों के बावजूद, क्या लिखेंगे? उपयुक्त कमियों एवं प्रावधानों के बावजूद भारत सरकार द्वारा या फिर राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं महिला एवं बाल कल्याण के लिए क्रियान्वित किए जा रहे हैं, जिससे महिला एवं बालकों को समुचित लाभ प्राप्त हो रहा है और महिला एवं बालकों का विकास भी हो रहा है। हम देखते हैं कि महिलाओं एवं बालकों के विकास के लिए सरकार के द्वारा
आंगनवाड़ी की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे को खाना पीना और पोशाक राशि प्रदान किया जाता है। यहां तक कि अब महिलाओं बच्चे को दूध पान का भी व्यवस्था करवाया गया है आंगनबाड़ी के तहत। तो सरकार द्वारा इसके अतिरिक्त और भी कई सारे योजनाएं चलाई गई है। जैसे यदि महिला को प्रथम बच्चे पर जो है 3,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त होता है। तो ये सभी जो योजनाएं हैं वे सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। बस जरूरत इस बात की है कि इस योजनाओं को और भी सशक्त रूप से चलाया जाए, ताकि इसका प्रभाव जो है या इसका क्रियान्वयन जो है वह देश के हर एक क्षेत्र में जो असंगठित क्षेत्र की महिलाएं हैं वह भी इसका लाभान्वित हो सके। चलिए ये हम एक निष्कर्ष के रूप में लिखेंगे। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए क्लियर है दोस्तों? तो कैसा लगा ये हमारा आज का टॉपिक? अब आप लोग एक प्रश्न लिखिए, वो प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। प्रश्न लिखिए जल्दी से कॉपी पेन पे। चलिए प्रश्न लिखते हैं और वे प्रश्न आपको लिखना है। चलिए पहला प्रश्न जो है लिखिएगा। चलिए पहला प्रश्न, मातृत्व हित लाभ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिनियम, मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करें। पहला प्रश्न क्या है? मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करें। दूसरा अधिनियम क्या है दोस्त? दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्रसूति हित लाभ अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, प्रसूति हित लाभ अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करे। तीसरा प्रश्न है, प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961 के मुख्य प्रावधान को लिखते हुए वर्तमान में इसके समक्ष उत्पन्न चुनौतियां एवं इसके समाधान पर प्रकाश डाले। ये 3 प्रश्न है। चलिए अभिमन्यु कुमार जी, चलिए मेंस की कॉपी लाइनिंग वाला ये सादा वाला कॉपी आता है जी। मैं बोलता हूं सभी लोग सुने कि जो लोग भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वे लाइनिंग वाला कॉपी को अलग कर दीजिए और अभी से ही बिना लाइनिंग वाली कॉपी अपने पास सादी कॉपी रखे बिना लाइनिंग के और उस पर लिखे। लाइनिंग कॉपी आपको नहीं दिया जाएगा, तो अभी से ही आप लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। तो लाइनिंग वाला कॉपी आप साइड रख दीजिए, बिना लाइनिंग वाले कॉपी पे लिखना है।
बीपीएससी में मुख्य परीक्षा में आपको बिना लाइनिंग वाली कॉपी ही सादी कॉपी दी जाएगी। तो आप जितना भी आंसर राइटिंग करें सादी कॉपी पे करें और कोशिश करें कि अक्षरों के बीच का जो गैपिंग है वे थोड़ा कम नहीं रहे, थोड़ा डिस्टेंस बना करके रखे ताकि लिखावट जो है वह अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है? तो समझ में आ गई आपकी क्लास, आज की क्लास। चलिए आज की क्लास समझ में आ गई। थोड़ी सी समस्या हो गई, स्टार्टिंग में माइक ही नहीं ऑन हो रहा था, तो इसी कारण से हमारा थोड़ा माइंड भी अपसेट हो गया कि क्या हो गया, इतने बात बोलने के बाद भी माइक ऑफ हो जाने से थोड़ा समस्या हो जाती है। चलिए बहुत बढ़िया, तो क्लियर है? कैसा लगा आप लोगों का आज का क्लास बताएं, समझ में आई बात? आप लोगों को ये 3 प्रश्न लिखना है और आप दोस्तों प्रीवियस ईयर में जा करके देख लिए, हर एक साल अल्टरनेट करके यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखिए, 66वीं में पूछा गया है, पूछे जाने की बहुत संभावना है इस प्रश्न को। चलिए बहुत बढ़िया, कैसा लगा? चलिए, तो जो भी एलएसडब्ल्यू लेना चाहते हैं वे हमारे क्लास से जुड़ सकते हैं, लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं, पेड क्लास से जुड़ सकते हैं। जो भी आपके मित्र सहयोगी एलएसडब्ल्यू पढ़ना चाहते हैं वे हमारे क्लास से जुड़ सकते हैं और उस क्लास में आपको नोट्स भी दिया जाएगा, क्योंकि अभी मैं आपको नोट्स नहीं दे रहा हूं। चलिए जेपी सीरीज जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए तो क्लियर है? चलिए सुभाष कुमार बहुत अच्छा क्लास लगा सर। चलिए बहुत अच्छा, जिनको भी अच्छा लगा वे लिंक को शेयर कर दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो ठीक है, मिलते हैं अगले 9:30 बजे के लाइव क्लास में। आप लोग जरूर आइएगा 9:30 बजे हमारा लाइव सेशन में। सभी को धन्यवाद। चलिए बहुत बढ़िया, सभी को धन्यवाद। गुड, जय हिंद। अभिमन्यु कुमार जी 99 वाला टेस्ट शुरू हो गया है, 99 वाला टेस्ट सीरीज शुरू हो गया है। आज तीसरा या चौथा दिन है, टेस्ट सीरीज शुरू हो गया 99 वाला। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए।